बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान निशाने पे है और जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अज़ला हैं जहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है। इस ज़मन के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान हुआ। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना चाह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक के इशारे ये दिखाई देते हैं कि वो उसके अंदर शिरकत करेगी। और आज रात उनकी जो बड़ी बैठक थी वो हुई और उसमें भी कुछ फैसले हुए हैं। अब इसको लेके अगर अपोजिशन के इत्तेहाद को देखें, अपोजिशन की तहरीक को देखें, उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचने को देखें या उसके खदुखाल को देखें, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तलखियाँ जो हैं वो कम हुई हैं। लेकिन बेशुमार सवालात जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आ रहे हैं। वो ये कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ये डिमांड कर रही है कि वज़ीर आला KP की तब्दीली हो? क्या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत कर रही है? क्या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने कुछ शख्सियात के ऊपर निशान लगाए हैं कि ये हमारे खिलाफ बयानात देते रहे, या फिर ये तमाम तर अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं और ये रूमर्स जो हैं इसी की बुनियाद के ऊपर ये रफ डालने की कोशिश की जा रही है? ये एक अलग का मंजरनामा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर हुकूमत मुखालिफ तहरीक हुकूमत के लिए क्या कोई चैलेंज बन सकती है या नहीं बन सकती। और रमज़ान मुबारक के इस महीने में जहाँ पे बात हो रही थी गवर्नेंस को लेके, जहाँ पे महंगाई के हवाले से बात हो रही थी, वो मंजरनामा क्या है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप इस वक्त हरम शरीफ में मौजूद हैं उम्रा करने की गर्ज से। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे लिए दुआ करें, पूरे पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें, यहाँ के हालात के लिए दुआ करें। और दूसरी बात ये कि आप इस मौजूदा मंजरनामे में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हुकूमत कौमी सलामती के हवाले से कमेटी में इजलास बुलाना चाहती है, किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताईदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं ही नहीं, पूरा पाकिस्तान से आए हुए तमाम लोग, ओवरसीज पाकिस्तानी और जितने भी मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और सऊदी अरब और पाकिस्तान के मजबूत रिश्ते के लिए यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं। और बिला तफरीक यहाँ पे दुआ हो रही है। ये नहीं हो रहा कि कौन हुक्मरान है कौन हुक्मरान नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सालमियत हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम रहे, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर सबसे वाज़ेह तौर पर मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, अमन के हवाले से, आवाम को मिलने वाले रिलीफ के हवाले से, पाकिस्तान में इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान का हर मामले में पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे नुमाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यहाँ पे दुआ की है और मेरी दुआ तो बहुत लंबी दुआ है। उसमें जब मैं प्रोग्राम में जो बोलता हूँ मेरी वही दुआ है कि अल्लाह मेरे वतन अजीज के अंदर जो है एक आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाए। तो मैंने आज ही हमने दुआएं तो की, लेकिन उसके बाद मैंने जब आज पूछा पाकिस्तान में कुछ चंद लोगों से कि दूसरा अशरा भी खत्म होने को है तो क्या सूरत हाल है, तो उन लोगों ने दुआएं भी की है। वो लोग बिला तफरीक ये बात कह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान में जिसकी मर्जी हुकूमत हो, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत हो, पाकिस्तान के इस्तेहकाम हो। और सबसे ज्यादा यहाँ पर मैं आज एक बिजनेस कम्युनिटी में आया, यहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, सऊदी अरब से तलक रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और सब के सब लोग जो वो यहाँ पे बातें कर रहे थे यही थे कि सऊदी और पाकिस्तान का एक मजबूत रिश्ता है और इसी रिश्ते ने पाकिस्तान को मजीद मजबूत किया है। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना, दुआएं भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने सिर्फ दुआओं के सर पे चलना है? क्या हम लोग जाके मदीना और मक्का शरीफ में दुआएं करेंगे? ये तो हम करेंगे, ये हमारा फर्ज है। क्या पाकिस्तान के अंदर बैठे कुछ लोगों का भी फर्ज कुछ बनता है कि नहीं बनता? यार मुझे बताया कि मैंने पूछा एक दोस्त से, मैंने कहा फोन किया पाकिस्तान, मैंने कहा यार दूसरा अशरा आ गया है, क्या महंगाई का हाल है, क्या सूरत हाल है? तो उसने कहा जनाब महंगाई का हाल ये है कि शैतान जो है ना वो तो कैद हो गया उसमें रमजान शरीफ में, लेकिन एक शैतान और है जो जहीरा अंदोजी की शक्ल में है, जो मुनाफाखोरी की शक्ल में है, जो पाकिस्तान में गरीब को लूटने की शक्ल में है, जो इमदाद के पैसे खाने की शक्ल में है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर गरीबी का खात्मा करने की शक्ल में है, जो कब्जा माफिया की शक्ल में है, जो लोगों पर जुल्म करने की शक्ल में है। ये सारा कुछ तो हो रहा है। देखिए हम दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, करते रहेंगे, यहाँ पर बैठे लोग दुआएं कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन वहां पर जिन लोगों का जो जिम्मेदारी बनती है उन्हें भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान से देखें अब 10 दिन बाद या ईद आनी है, 10-15 दिन बाद ईद आ जाएगी, उससे पहले गरीब ने अपने बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं ना, तो आपने घरों में सवैयां पकनी है, पकवान पकने हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, चिकन का रेट आप देखें, सब्जियों के रेट आप देखें, फल जो है वो तो नायाब है,
बाकी चीजों के रेट आप देखें तो आपको क्या नजर आएगा? वाज़े तौर पे नजर आएगा कि गरीब ना फल खा सकता है, ना गरीब का बच्चा ईद पे कपड़े पहन सकता है, ना मजदूर का बच्चा स्कूल जा सकता है, कोई बीमार हो जाए वो इलाज नहीं करा सकता, कोई बच्चे को पढ़ाना चाहे पढ़ा नहीं सकता। अगर किसी का बच्चा काबल और बड़ी गुर्बत में पढ़ भी गया है तो वो किसी अच्छी नौकरी में नहीं लग सकता। दुआएं पाकिस्तान के लिए हैं और अब साथ में अब हम दुआएं उन जुम्मेदारान के लिए भी कर रहे हैं, या अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि जो पाकिस्तान को जिन्होंने चलाना है उनको भी हिदायत दे, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए सोचना है। यहाँ पर 80% लोग वो है जो गरीब लोग हैं, जिनमें सफेद पोश तबका भी शामिल है। जो 20% लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिसकी मर्जी हुकूमत हो, चाहे जिसका जैसा मर्जी हालात हो, चाहे मुर्गी महंगी हो सस्ती हो, उन्होंने कौन सा अपने पल्ले से खाना है? उन्होंने आपके मेरे टैक्स के पैसों से खाना है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम आदमी से को लूट कर खाना है, उन्होंने तो ये काम करना है। या सर, तो ये सूरत हाल है। बाकी आपने सवाल किया मौलाना फजलुर रहमान साहब और क्या कि उन्होंने सर वो उस पे सर आगे चल के बात करूंगा। सबसे पहले मैंने सवाल वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से किया। देखिए, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हर सियासी जमात को जाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा जाना चाहिए, मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, आप इस लफ्ज को गौर से सुन लीजिएगा। और जाना होगा क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है और तो कुछ है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा उसी सूरत में मुमकिन है अगर तमाम सियासी जमातें अपने इदारों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होंगी। और अब वक्त आ गया है कि इदारों के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना होगा। अब वक्त आ गया है कि इदारों के साथ मिलकर आपको अपना अहम तरीन सबको रोल अदा करना होगा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पे आना होगा। वो नुक्ता है पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा, और वो नुक्ता है पाकिस्तान में सबको मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद करनी होगी। उसके बाद सियासत आएगी, इलेक्शन आएगा, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, अपने नजरियात को लेकर जाए, अपने नजरियात के तहत वोट ले, अपने नजरियात के तहत ना वोट ले, वो फैसला आप इलेक्शन में करेंगे। हमारी कौम बड़ी समझदार हो चुकी है, उन्हें पता है कि दिखा कौन रहा है, कर कौन रहा है। लेकिन इस वक्त जरूरत है एक पाकिस्तान होने की, एक पाकिस्तान होने की, तमाम सियासी जमातों को एक जगह खड़े होने की। ये जो हर रोज हम पर हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया, भारत जो है, और कुछ अफगानिस्तान जो है, वहां पर बने हुए जो कैंप्स है, रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश हो रही है, ये उसी सूरत में खत्म होगी जब आम आदमी जो है अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होगा, जब तमाम सियासी जमातें अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी होंगी। उसके बगैर अगर आप कहें कि ये चीजें खत्म हो जाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए जाना पड़ेगा, और जो सियासी जमात नहीं जाएगी, कल को अवाम उनसे पूछेगी कि हमारे बच्चों का खून, हमारे बच्चों की लाशें, इनको बेकंदा जो दिया गया, इसमें सारा कसूर आपका है, आप मुजरिम हैं। अगर आप खड़े हो जाते उस वक्त सारे इख्तलाफ लंबे अरसे तक न चलता, थोड़ी हो जाता। अच्छा राना साहब, जो आज मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी पॉलिटिकल कमेटी ने जो मीटिंग की जिसमें ये फैसला किया गया है कि जाना है या नहीं जाना इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, वहाँ पे आमिर डोगर साहब की मुलाकात जो है वो असद कैसर साहब से मीटिंग से पहले हुई। अब अगर आज के दिन फवाद चौधरी साहब को देखा जाए तो फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पे ये बात की कि मुलाकात नहीं करवाई जाती वारी PTI से, और जब प्रेशर बिल्ड होता है तो वो मुलाकात करवा देते हैं बैरिस्टर गौहर की, और बैरिस्टर गौहर आके एंटरटेन करते हैं हुकूमत को। अब अयाज सादिक साहब से भी मुलाकात हुई है कुछ लोगों की, और उन्होंने भी कहा है कि बानी से मुलाकात करवाई जाए। तो क्या मुलाकातों के दरवाजे खोले जाएंगे या मजीद महदूद कर दिए जाएंगे? मुलाकातों के दरवाजे भी खोले जाएंगे, और मैं आपको ये बता दूं कि अप्रैल में, मैं हमेशा कहता था, याद करें यासर प्रोग्राम में कहता था कि अप्रैल में हवाओं का रुख तब्दील होगा। अप्रैल में सियासी बहुत सी चीजें जो है वो चेंज होंगी। वो माइनस का फार्मूला जो है वो लाने वाले जो है, या माइनस का फार्मूले पर अमल करने की ख्वाहिश रखने वाले सियासतदान जो है, शायद वो खुद माइनस की तरफ चले जाएं। माइनस का फार्मूला खत्म हो जाएगा, और अप्रैल में बहुत से दरवाजे भी खुल जाएंगे। हो सकता है अडयाला का जेल भी, अडयाला का गेट भी खुल जाए, और मुलाकातों के दरवाजे जो है वो भी खुलने वाले हैं। बहुत सी चीजें बड़ी तेजी के साथ तब्दील होने वाली हैं। ये मैं आपको बिल्कुल वो चीज बता रहा हूँ, आपको चंद दिन बज़ाहिर तो नजर ये आ रहा है ना कि बड़ी सख्ती है, बहुत कुछ है,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें तब्दील हो रही हैं, और उन चीजों का तब्दील होना कोई कुदरती अमल नहीं है, बल्कि हालात का तकाजा भी है और हालात के मुताबिक भी है। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी सियासी मंजर में बात करेंगे। रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक तरफ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना चाहती है। वो पहले जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये इंदिया दे चुके थे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। अब उसमें हुकूमत का तर्ज अमल क्या है, हुकूमत की इंटेंशंस क्या हैं, और क्या तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जमाते हैं वो एक पेज पे बैठ के इसके तदारुक के लिए बात कर सकती हैं। एक नेशनल एक्शन प्लान जो हमने तरतीब दिया था, जिसकी एग्जीक्यूशन हुई, और अब नेशनल एक्शन प्लान 2 की बातें हो रही हैं, तो उसकी एग्जीक्यूशन क्या होंगी, उसके लिए मुशावरत क्या होगी, उसके लिए तरजीहात क्या होंगी, उसके लिए सिफारिशात क्या पेश की जा सकती हैं, ये कहा मामला है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो तलखियां थी वो कम हो रही हैं, और ईद के बाद एक बड़ी तहरीक जो है उसको लॉन्च करने का पैगाम दे दिया गया है। तो उस तहरीक के मंदरजात क्या हैं, मकासद क्या हैं, और उसकी तकमील के हवाले से अपोजिशन जो है उसको उम्मीद क्या है, और ये जो तहरीक है ये कितने अरसे तक मुहित होगी कि इसके आउटकम्स जो हैं वो अपोजिशन जमातों को निकलते हुए महसूस होंगे। इस ज़मन के अंदर अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मामला के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी सरकारी एहतजाज की धमकी दे दी है। अब इसका फ़ायदा हो सकता है या इसका नुकसान हो सकता है, या यही आखिरी हल है, या कोई और हल भी निकाले जा सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक के सरबराह रऊफ हसन साहब ने। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उसमें शिरकत करेगी, और अगर करेगी तो सिफारिशात आपकी जानिब से क्या होंगी? थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो रही है जिसमें ये फैसला किया जाएगा। जो सवाल है आपका कि हम शिरकत करेंगे कि नहीं करेंगे, वो मेरा ख्याल है कि इस कमेटी की मीटिंग में वो फाइनलाइज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स तो यही है कि जी मुल्क में टेररिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों में तकरीबन 47 इंसिडेंट्स हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा शिद्दत से टेररिज्म जो है वो मुल्क में फैला है इससे पहले, और उसकी वजूहात भी बड़ी क्लियर हैं कि आप जब अवाम के नुमाइंदों की एक हुकूमत को एक इलीगली या अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसमेंटल करेंगे और उनकी जगह आप टोड्स और साइकोफेंट्स को बिठा देंगे जिनके पास मैंडेट ही नहीं है लोगों का, वो मामलात को ठीक नहीं कर सकते। बट मामलात जो है इनके अंडर जो है वो पिछले 3 साल से बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस, मैं लेट मी ऑनेस्टली फ्रैंकली आपसे बात करता हूँ, तो हम इस मद्देनजर में फंसे हुए हैं। हमें फैसला करना पड़ेगा, बड़े कैंडिडेट किस्म के फैसले करने पड़ेंगे कि हमने जो कुछ किया है पिछले 3 साल में वो गलत किया है, और अब हमें वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम इस मुल्क में अवामी मैंडेट वाली हुकूमत जो है उसको बनाने हुकूमत दें, ताकि वो मुल्क को मसाइल के दगर के का जो एक कौगमार है उसमें से किसी तरीके से बाहर निकाल सके। हालात बहुत संगीन हैं इस वक्त, तो हम शायद अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया के ऊपर टोटल क्लैम्प डाउन है। मैं कह रहा हूँ कि टोटल क्लैम्प डाउन है। क्या हो रहा है मुल्क में हमें नहीं पता चलता। हमें पता चलता है अगर कहीं कोई हमारा जानने वाला हो या फिर फॉरेन मीडिया जो है वहाँ कोई रिपोर्टिंग हो रही हो, तो उनसे हमें हकायक का इल्म होता है, और हकायक जो है वो इंतहाई सीरियस हैं इस वक्त। अच्छा रऊफ हसन साहब, आपको मालूम है कि एक पॉलिसी शिफ्ट है अफ़गानियों के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से एक डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, और ये इसका इदराक किया जा रहा था कि माजी की पॉलिसीज़ की गलतियां हैं जो हमें अब भुगतना पड़ रही हैं। हर हमले के बाद उसके ताने बाने कहाँ से जाके मिलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन से मुतल्लिक पॉलिसी जो है वो गलत है, और अगर अफ़गानी पाकिस्तान की शहरियत लेना चाहते हैं तो उनको देनी चाहिए। ये क्या पार्टी मौक़िफ़ है, या उनका बतौर वज़ीर आला मौक़िफ़ है, या आप ये कह सकते हैं कि अफ़गानों के साथ हमदर्दी की वजह से ये मौक़िफ़ है?
देखिए, अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की है, जी बिल्कुल सही है, उन्होंने ये बात की है, तो उसका कोई एक बेसिस तो होगा। देखिए, दुनिया भर में जो कवानीन लागू हैं इस वक्त उसके मुताबिक सिटीजनशिप क्लेम करना जो है वो एक ऑप्शन होता है। कुछ कंडीशनैलिटीज पूरी की जाती हैं तो उसके बाद ऑप्शन होता है। अब जब ये अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ था तो महाजरीन जो थे वो पाकिस्तान भी आए थे और ईरान भी गए थे, आपको ये पता होगा, आई एम श्योर। पाकिस्तान ने उनको आने दिया और पाकिस्तान में रादर देन के उनके लिए एक खास किस्म की हैबिटेशन बनाते, एक एरिया ये मार्क किया जाता जहाँ के ये महाजरीन जो वो ठहरते और जब फिर हालात बेहतर होते तो वो वापस चले जाते। हमने उनको अपने सारे मुल्क में फैलने की इजाजत दे दी। केपी में, वो कराची में, लाहौर में, हर तरफ वो महाजरीन जो थे वो चले गए। उन्होंने फिर वहाँ प्रॉपर्टीज खरीदी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, बिजनेसेस शुरू किए, शादियाँ की, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों की शादियाँ हुई, उनके बच्चों के बच्चे हुए, उनकी यहाँ बहुत से स्टेक्स हैं। ऑन दी अदर हैंड ईरान में जो महाजरीन गए थे उन्होंने उनको बॉर्डर्स के साथ ही स्पेशल उनके लिए जो कैंप्स जो थे वो बनाए और उन्हीं कैंप्स में उनको मफकूद किया, उनको अपने मेन लैंड में नहीं जाने दिया। इसलिए उनके लिए इन महाजरीन से डील करना एज कम्पेयर टू अस बहुत आसान था। वो चले भी गए। आई डोंट नो कि इस वक्त एग्जैक्टली वहाँ का स्टेटस क्या है, लेकिन हमारे ऐसे लोग हैं जो कि 40 साल से मुल्क में रहते हैं, तो दुनिया में लागू कवानीन के मुताबिक उनको हक सिटीजनशिप जो है वो टेक्निकली मिल सकता है। अब ये हमारी हुकूमत के फैसलों के ऊपर मुनहसर है कि उनको वो मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर स्क्रीनिंग कर ली जाए जो कि रियासत का हक है, वो स्क्रीनिंग कर लिए जाए, उनमें से अगर कोई सस्पिशियस किस्म के लोग हैं तो उनको वापस भेज दिया जाए और उसके साथ साथ वो लोग जो कि क्लीन हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना एक हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं, बटा रहे हैं, उनको जो है सिटीजनशिप देने के बारे में गौर जरूर करना चाहिए। अल्टीमेटली तो हुकूमत को ही फैसला करना होगा, रियासत को फैसला करना होगा कि ये करना है कि नहीं, लेकिन बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ये बदतर हम तो हमारे लोग जाते हैं। अब देखिए ना, यूके में है, सारे यूरोप में फैले हुए हैं, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हर तरफ है। पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी मौजूद है और उन्होंने उन लोगों की, हमने डुअल सिटीजनशिप की इजाजत दी हुई है, तो हमने खुद भी तो गलत काम किए हुए ना। अब देखिए वहाँ हिंदुस्तान ने डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं दी हुई, या आप इंडियन नेशनल है या अमेरिकन नेशनल है या ब्रिटिश नेशनल है, वो नहीं है। तो हमने दिया हुआ, चूंकि ये दिया हुआ है तो कोई मुज़ायका नहीं कि हम कंसिडर कर लें इसके बारे में। कोई एक कमेटी बना दीजिए, एक हाई पावर्ड कमेटी बना दीजिए जो कि इस ऑप्शन को, इसके प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करें एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रियासत कोई फैसला करने की तरफ बढ़ सके। अच्छा रऊफ साहब, ये जो वाक़या हुआ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, अब इस पे आप लोगों ने मजम्मत भी की, आप लोगों ने कहा करार वाकई सज़ा भी देनी चाहिए, आप लोगों ने ये भी कहा कि हुकूमत अगर APC बुलाती है तो हम उसमें जाएंगे भी। सलामती कमेटी की जो मीटिंग है उसके हवाले से अभी आपने फ़ैसला करना है, लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत जो है, यानी राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि दहशतगर्दी पे जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है वो एक सियासी जमात भी कर रही है, वो इशारा आपकी तरफ है या किसी और की तरफ है? भाई वो राना साहब को बता देना चाहिए ना कि वो प्रोपेगेंडा हमने कहाँ किया है। जो हमारी स्टेटमेंट्स आई हैं वो पढ़ लीजिए, जो हमारे लीडरान ने बयानात दिए हैं वो पढ़ लीजिए, मेरी स्टेटमेंट्स देख लीजिए, मेरे बयानात देख लीजिए, गौर साहब के देख लीजिए, बाकी जो हमारे चीता कारकुनान हैं, लीडरान हैं, उनके बयानात देख लीजिए। तो ये कहाँ से उनको ये गुमान हुआ है कि जी हम इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं या हम खुदा नख्वास्ता इंडियन जो प्रोपेगेंडा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने तो कैटेगोरिकल पोजीशन ली है जी कि ये एक हीनस क्राइम है। मेरा आर्टिकल जो आया हुआ है सैटरडे को, आप देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसमें हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट मौजूद है, उसको पढ़ के देख लीजिए। सो मैं चाहूंगा कि राना साहब इस किस्म की स्टेटमेंट देने से पहले सोच लिया करें। अगर अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो फिर हमें उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी पढ़ाएं, उसके जो सबूत है वो भी फराहम करें। इंतहाई लग और इंतहाई बेहुदा स्टेटमेंट है। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग इट, बट आई थिंक दैट इज व्हाट इट डिजर्व्स। अच्छा रऊफ साहब, एक चीज़ और बताइए कि बहुत सी बातें ये चल रही हैं। पहले ये चल रहा था कि JUIFA मुज़ाकरात जो कर रही है उसमें वो आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रही है। बहुत सी और बयानात भी थे। मैंने पिछले दिनों कामरान मुर्तज़ा साहब से ये पूछा, उन्होंने कहा जी जिसके मुंह में जितनी बातें आती हैं वो कर देता है, हमारी ऐसी कोई डिमांड्स नहीं। अब बात ये चल रही है कि मौलाना की डिमांड के ऊपर KP के वज़ीर आला भी तब्दील किए जा सकते हैं। अब बहुत सारी बातें होती हैं जो पूछने के लायक भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, लेकिन जो गर्दिश कर रही हैं उसकी तस्दीक या तरदीद जो है वो तो चाहिए होती है। तो आप इसकी तायीद करेंगे या तरदीद करेंगे?
उन्होंने ऐसी कोई डिमांड ही नहीं की, तो मैं ना ताहीद क्या ये ताकीद की बात नहीं आती ना, ऐसी कोई डिमांड है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है टेबल के ऊपर। बाकी ये है कि हम अब इस वक्त अपने इत्तेहाद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हुए हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि किसी किस्म का कोई डिस्कॉर्डेंट नोट जो है मैं साउंड करूं या कोई और करे। हमारा जो दोनों पार्टीज का जो मफाद है वो इसी में लिंक्ड है कि इस मुल्क में आइन की बहाली हो, कानून की बहाली हो, जमहूरियत की बहाली हो, उसमें वो भी कमिटेड हैं, उसको हम भी कमिटेड हैं। और अगर हम मिलके ये जद्दोजहद जो है, पुरअमन जद्दोजहद इसको लॉन्च करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अपने अहदाफ को जल्द हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि एड्रेस की जाएंगी, हम जो ही खान साहब के साथ मुलाकात होती है उनको एड्रेस कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ रऊफ साहब और बताइएगा कि क्या तमाम अपोजिशन जमातें जिनके साथ आप रवाबित में थे, उन तमाम जमातों के साथ ही बाहमी तौर के ऊपर चीज़ें मुत्तफिक हो चुकी हैं, या किसी तरफ से अभी कोई रुकावट है किसी जमात की तरफ से, या किसी के ग्रेवियंसेस जो थे वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सके? देखिए जी, सब जमातें जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नकाती एजेंडे के ऊपर इकट्ठी हो चुकी हुई हैं और वो एक नकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान में आइन को बहाल किया जाए। आइन जब बहाल होगा मेरे भाई तो कानून बहाल होगा, आइन जब बहाल होगा तो जमहूरियत बहाल होगी, आइन जब बहाल होगा तो इंसाफ मिलेगा। तो ये एक नकाती एजेंडा है जिसके ऊपर तमाम जमातें जो हैं इंक्लूडिंग JUI वो मुत्तहिद हो चुकी हुई हैं। अब देखना ये है कि क्या ये इत्तेहाद जो है वो आगे जो बढ़ना है, वो एक चैलेंज जो आगे बढ़ने का है, उसके ऊपर कितनी जल्दी एक लाए अमल जो है वो तरतीब दे सकते हैं जो उसके ऊपर के तमाम पार्टीज जो हैं वो एग्रीएबल हों, तमाम पार्टीज जो है उसके ऊपर एग्री करती हूँ। अच्छा रऊफ साहब, एक चीज़ बताइए, आप हकीकत पसंदाना अगर अप्रोच को देखें तो हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई भी तहरीक चलानी है, अपोजिशन जमातें बिखरी हुई हों या मिली हुई हों, उसके नतायज आपको अवामी सतह पे तो मिल सकते हैं, अवामी पजीराई तो मिल सकती है, आपके जलसे बड़े तो हो सकते हैं, आपकी तहरीक वसी तो हो सकती है, लेकिन हुकूमत क्या किसी दबाव में आ सकती है? वो तभी आती है जब आप हुकूमती किसी इत्तेहादी जमात को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। बहुत सारी जमातें हैं जिसके हुकूमत के साथ इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं, बशमूल पीपल्स पार्टी, MKM और भी दीगर जमातें हैं। तो क्या किसी ऐसी जमात को भी टारगेट कर रहे हैं? क्या उधर भी आपने पैगामात भिजवाए हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि अपनी तहरीक को शुरू करें और फिर उसके बाद रवाबित बढ़ाए जाए? पैगामात हमें भिजवाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, पैगामात दूसरी तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, ये एक मैं आपको हकीकत अर्ज कर रहा हूँ एक और बहुत सी परसुएशन हो रही है कि हम उनमें से 3 पार्टीज में से किसी एक के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, क्योंकि जो इस वक्त जो लीड पार्टी है उसके बारे में खासी रिजेंटमेंट क्रिएट हो चुकी हुई है और कि वो डिलीवर करने में नाकाम रही है। सो वो कहते हैं ना कि चेंज का ब्यूगल जो है वो बज रहा है, लेकिन हमारी जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो भाई वो ये है कि हमने मैंडेट चोर जमातों में से किसी के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद जो है वो नहीं करना। तीनों जमातें जो हैं उनमें से किसी के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। सो आपने कहा कि इसको अवामी सतह के ऊपर तो पजीराई मिल सकती है, उसके जवाब में मैं ये अर्ज करूँगा कि इस वक्त बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं यहाँ पब्लिक डोमेन में उनके ऊपर ज़ुबान नहीं खोल सकता। अगर ज़ुबान खोल दूँ तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये जो हुकूमत है ये आप अपने आखिरी दिन जो है वो गिन रही है। तो सर, बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर देखा जाए तो एक मलबा और आपके ऊपर रखा जाता है कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का रेड लिस्ट के अंदर जाने के जो खदशात हैं उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया जाए, सफरी पाबंदियाँ आयद की जाएँ, और ये हुकूमत आपके ऊपर बाकायदा तौर पे ये मलबा डाल रही है और वो कहती है कि इसके खिलाफ हम जो है बाकायदा तौर पे एक ऑपरेशन करेंगे। ज़रूर करें, 3 साल से ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है ना, हमारे हज़ार जो वर्कर्स हैं, हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, आज भी कैद में हैं। आपको पता है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे बहुत सीनियर लीडरान जो हैं वो पिछले तकरीबन 2 साल से कैद में हैं। हमारे खिलाफ हज़ार FIRs दर्ज हैं और लीडरान के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ, वर्कर्स के खिलाफ तो चंद और मुकदमे दर्ज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? सही, तो बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त करते रहे हैं। जहाँ तक उनका ये कहना कि जी हम खुदा नख्वास्ता इस किस्म के किसी काम को करवा रहे हैं, तो इंतहाई, वही मैं 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इंतहाई बेहुदा और लगफ स्टेटमेंट है ये। हमारा कोई उसमें नहीं है। डायस्पोरा अगर कुछ कर रही है वो पाकिस्तानी हैं,
वो नॉट नेसेसरीली कि वो पीटीआई के लोग हैं, लाजमी बात है कि वो कंसर्न है इस मुल्क के हालात को देख के, इस मुल्क में क्या हो रहा है पिछले 3 साल से, वो लाजमी बात है कंसर्न है, वो देख तशवीश है उनको, और उस सिलसिले में वो अपने तय जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा रऊफ साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर ये तहरीक आगे बढ़ती है तो इस सूरत में वो केसेस का क्या बनेगा जो केसेस अभी तक लटके हुए हैं? यानी अदालतों से फैसले हो गए, आपने पटिशनें भी दायर कर रखी हैं, आप रिव्यू के अंदर भी गए हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कितने केसेस हैं, चाहे वो अलकादिर ट्रस्ट का केस हो या सज़ाओं वाले केस हों, उनका कोई भी मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता, तारीखों पे तारीखें हैं। तो उनके मुस्तकबिल के हवाले से आपके वकला क्या राय रखते हैं, उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? जब एनवायरनमेंट बदलेगा, जब जुल्म की तलवार जो है वो सरों से हिलेगी, तो इंसाफ भी मिलना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ये बड़ी एक आम सी बात है, आम फहम बात है, ये समझ आ जाती है। वो प्रेशर्स जो कि फैसले नहीं होने दे रहे हैं, अगर वो रिलीज होते हैं या वो वीक होते हैं तो लाजमी बात है कि फैसले भी आने शुरू हो जाएंगे। तो सर वो नजरबीनी क्या कहती है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यानी कितना अरसा? अनकरीब सर उसमें ये शामिल किया जा सकता है कि ये रवाबित सिर्फ अपोजिशन जमातों के माबैन नहीं, कहीं और भी हैं? हमने तो कभी डिनाई नहीं किया जी कि हम उनसे राब्ते में हैं। मेरी तो कंटेंशन ये रही है कि जी इस मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो डायलॉग है वो नागुज़ीर है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी हमेशा से कंटेंशन यही है, हमारी पार्टी की भी पॉलिसी रही है कि बात तो वहाँ की जाती है जहाँ ताकत होती है, और ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो है नहीं है, ये तो डमीज हैं, ये तो वो क्या कहते हैं उनको, जो तनाबे जिनके साथ बंदी होती है और वो नाच रहे होते हैं, ये तो एक वो नाच जो है वो नाच रहे हैं। सो देखिए बातचीत का मतलब जो मीनिंगफुलनेस है वो तो वही होगी ना जहाँ ताकत है। और ताकत सर वो तो अरसा दराज से वहाँ पे बातें होती रही हैं, उसके कोई नताइज नहीं निकले, और उसका एंड पे यही नोट आता रहा कि खान साहब उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है, वो कोई डील नहीं करना चाहते। तो जब उधर की सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर बातों के नताइज क्या निकलेंगे? देखिए डील तो नहीं करेंगे वो, लेकिन डील के बगैर भी तो रास्ते निकल सकते हैं ना। जो एक आईनी रास्ता वो तो निकल सकता है ना, कानूनी रास्ता वो तो निकल सकता है ना। कितनी देर तक आप वो बंद बांधे रहेंगे, क्योंकि अब तो वो बंद भी टूटने को है। आप आइन और कानून के रास्ते में कितनी देर बंद बांधेंगे? पहले तो बहुत कमजोर हो गया, चुका बहुत वॉबली है, अनकरीब टूट जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद तो आइन रिस्टोर होगा और आइन के मुताबिक ही फैसले होंगे मेरे भाई। अच्छा रऊफ साहब, फवाद चौधरी साहब का बयान ये है कि खान साहब से मुलाकातें महदूद कर दी जाती हैं, और जब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है तो बैरिस्टर गौहर साहब को भिजवा दिया जाता है मुलाकात के लिए, वो मुलाकात करके आते हैं और वो हुकूमत को एंटरटेन करने लगता है। मैं किसी कंस्पिरेसी थ्योरी में और खासकर इस जैसे डाउट का कोई जवाब नहीं दूंगा। ये डाउट छोड़े गए हुए हैं इसी किस्म की गुफ्तगू करने के लिए भाई, तो मैं कम से कम अपने आप को डिग्रेड नहीं करूंगा कि मैं इस शख्स की बात के बारे में कोई रिस्पॉन्स दूं। लेकिन रऊफ साहब, उनकी मुलाकात खान साहब से भी हो जाती है, उनके भाई पार्टी के केसेस भी लड़ रहे हैं और वो उनके नजरियात से भी मुत्तफिक नहीं लड़ रहे जी। अब उनको केसेस से अलहदा कर दिया गया है कुलियतन। नंबर 2, खान साहब से इनकी मुलाकात कैसे होती है? वो खान साहब इनको आज तक उन्होंने नहीं बुलाया। देखिए जब ये तारीखें होती हैं जिनमें कि ये भी नामजद हैं 9 मई के केसेस में, तो वहाँ कोर्ट लगती है। कोर्ट में तमाम लोग जाते हैं, जो भी नामजद होते हैं वो जाते हैं, तो ये सब लोग जाते हैं और इन सब की ख्वाहिश होती है कि खान साहब के साथ मिल के 2 मिनट गुजार के बाहर आके मीडिया के सामने अपनी वो बड़बोलियां मारें। कोई मुलाकात नहीं होती है। और इसके भाई साहब जो हैं वो अब खान साहब के केसेस को लुक आफ्टर नहीं कर रहे, उनको केसेस से मुकम्मल अलहदा कर दिया गया। यानी हम तो आज भी उन्हें वकीले बानी पीटीआई कहते हैं, यानी वो कोई केस नहीं लड़ रहे उनका? बिल्कुल नहीं है। ये तकरीबन 15 दिन पहले ये डेवलपमेंट हुई थी और हमने बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट भी की थी। अडियाला जेल में भी मीडिया टॉक में ये ऐलान किया गया था। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप शायद आप ने ना सुना हो। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी वो आप पीटीआई के या खान साहब के या बुशरा बीबी के किसी का कोई केस जो है उसके रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है। उनसे वकालतनामे वापस ले लिए गए हैं। तो ये क्या मुस्तकबिल करीब में कई और लोगों से भी वकालतनामे वापस लिए जाएंगे? खान साहब ने जो है अपने बेसिकली 2 वकला को एम्पावर किया है कि वो उनके केसेस लड़ेंगे। सलमान सत्तर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर साहब भी उनके केसेस लड़ रहे हैं। ये 3 लोग हैं जो कि अब खान साहब के केसेस लड़ने जो हैं उसके लिए एम्पावर्ड हैं।
अच्छा, माजी करीब के अंदर वो नईम हैदर पंजोथा साहब की जो तल्ख कलामी हुई थी अलीमा खानम साहिबा के साथ, क्या उस पर कोई पार्टी एक्शन हुआ या फिर बात रफा दफा कर दी गई? देखिए, वो तल्ख कलामी तो मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन वो उसके बाद नईम पंजोथा साहब की भी स्टेटमेंट आ गई थी जिसमें उन्होंने उनको एक बड़ी बहन का रुतबा दिया था और वो कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी। उन्होंने जो गाइडलाइंस आई थी खान साहब की तरफ से वो बताई थी सब वकला को, तो वो तो बतानी होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई तल्ख कलामी हुई थी वहाँ। अच्छा रऊफ साहब, आखिरी दो सवाल। एक तो ये कि अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही के हवाले से क्या कोई फैसला हो चुका? ये भी हो जाएगा जी, ये जब बेसिकली प्रिंसिपली ये डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन सी जमातें जो इस इत्तेहाद में शामिल होंगी, तो फिर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए बाकी जो तमाम खदोखाल हैं वो भी तय किए जाएंगे और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इशू होगा वो कि इस इत्तेहाद को कौन लीड करेगा। वो भी बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला वंस वी नो अबाउट the parties which are going to join this coalition. सर, एक आखिरी सवाल ये कि इस तहरीक का आगाज़ किसी बड़े जलसे से होगा या बाकायदा तौर पे आप मार्च से करना चाहते हैं? देखिए, ये भी खदोखाल जो मैंने अर्ज किया है, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उन खदोखाल में से एक ये भी है कि हमने इस तहरीक की जो हैत है वो क्या होगी, किस तरीके से हमने इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर ईद से पहले मेरा ख्याल है कि ये तमाम फैसले हो जाने चाहिए, अगर नहीं तो ईद के फ़ौरन बाद ये फैसले हो जाएंगे, क्योंकि इस तहरीक को लॉन्च करने का जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है खान साहब ने वो भी ईद के बाद का है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 2 दिन या 4 दिन, शायद 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद जो है ये तहरीक लॉन्च हो जाएगी और उससे पहले ये तमाम इश्यूज जो हैं ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए, एक कंसेंसस के जरिए सेटल किए जाएंगे। बाहमी मुशावरत के बाद ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएंगी और इसके खदोखाल वज़ा हो जाएंगे और ईद के फ़ौरन बाद इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पावर शेयरिंग की बात हुई पंजाब के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सिंध के अंदर भी बातें होना शुरू हो गई। एक तरफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की बातें, एक तरफ APC बुलाने की बातें, एक तरफ हुकूमत जो है वो गवर्नेंस के हवाले से पैगाम दे रही है कि बेहतरी की तरफ काम जाना है, दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है? कोई यकनिकाती एजेंडा जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं उनका मुत्तहिद होना बेहद ज़रूरी है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम साहब ने। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आप सवाल कर सकते हैं अमीर मकाम साहब से। जी अमीर मकाम साहब, ये बताइएगा मौजूदा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या करना जरूरी है और इसका KPK के अंदर जिम्मेदार कौन है? मतलब ये है कि दहशतगर्दी एक इस तरह इशू है कि ये सबकी है और पूरी कौम की है। तो मैं शॉर्टकट आपके इतनी तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। मुख्तसरन जवाब ये दूंगा कि इसके लिए सबसे बड़ी जो इस वक्त की जरूरत है कौमी यकजहती है और पूरी कौम की एक आवाज बनकर बात करने की इसकी जरूरत है। और ये इशू किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टी, किसी इदारे, किसी का नहीं, सबका इशू है। ये अमन और पीस पर। और मेरा ये रहा है कि चूंकि मैं तो आप सबको पता है बहुत सफर हो चुका और ये सारी चीजें मैंने खुद दे के, 7 अटैक्स भी दे के, कई शहादतें भी दे के, सुइसाइड भी फेस की, हर चीज अपने मुल्क में हम महाजर भी बने, IDPs भी बने, सारे हालात। तो इसमें मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कह रहा हूँ ये दो सेपरेट चीज है। पॉलिटिक्स एक जगह रखे और ये अमन और पीस दूसरी जगह रखे। जब अमन और पीस की बात आती है तो इस पर सब सारे कौम एक पार्टी होनी चाहिए। बेशक हम अपने अपनी सियासत करें, वो अपनी जगह होने। तो आपकी सवाल का शॉर्टकट जवाब ये है कि कौमी यकजहती की जरूरत है और पूरी कौम को एक आवाज बनकर बात करने की जरूरत है। जिस तरह APS की वाक़े के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और सारे लोग आ गए और एक नेशनल इलेक्शन प्लान बन गया। बदकिस्मती से वो आगे इस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, मगर उससे काफी बेहतरी भी आई कराची से लेकर खैबर तक। तो मैं कहता हूँ इसी तरह चीज की जरूरत। सर, आपने जो बात की अमीर मकाम साहब, वाज़े तौर पे यही किसी भी सियासतदान का या किसी भी पाकिस्तानी का पैगाम होना चाहिए।
लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि माजी करीब में जब खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे थे तो वो लिंक किया जा रहा था कि ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इसको तवज्जो देनी चाहिए। बलूचिस्तान में हुआ तो सभी की ज़िम्मेदारी होगी कि हम सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो क्या अब किसी को पॉइंट आउट करने की बजाय अब वो वक्त है कि सब बैठ के ये तहैया करें कि हमें इस मामले के ऊपर किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी, किसी के फेलियर की बात नहीं करनी। फेलियर है तो हम सबका है, मजबूती है तो हम सबकी है, पैगाम देना है तो हम सब ने देना। नहीं, मैंने तो आपको शुरू में बात की और वन लाइनर बात की कि ये इशू सियासत से हटके है। अगर इस एक इशू पर हम मुतफिक हो, अमन हो, पीस हो, तो हम सियासत भी कर सकेंगे, हम मईशत भी मजबूत कर सकेंगे, हम दूसरे इश्यूज पर भी बात कर सकेंगे। अगर अमन और पीस ना हो तो फिर तो कोई काम मुमकिन नहीं। तो इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। ये बात जिस हवाले से आप केपी की करते हैं तो वही जरूर हमारी केपी की दूसरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, पूरी मुल्क की एक पॉलिसी होनी चाहिए। उनकी अपनी नई पॉलिसी होनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान से खुद बात करे और उनसे निगोशिएट करे। फिर तो सिंध वाले कहते हैं हम खुद बात करते, फिर तो पंजाब वाले कहते कि हम इंडिया से खुद बात करते, कोई दूसरा, फिर तो वही फेडरेशन वाला तासुर खत्म हो जाएगा। उसकी बात है कि ये इशू इसमें इंडिविजुअली किसी को जाकर किसी से अफगानिस्तान में डील नहीं कर लेना चाहिए, किसी को यहाँ से किसी को जेलों से रिहा नहीं कर लेना चाहिए, किसी को वहीं से लाना नहीं चाहिए। जो फेडरेशन की और सेंटर की एक पॉलिसी हो, इस सब को उसका ख्याल रखना चाहिए और इस इशू में सारे एक होना चाहिए। ये बात ये हकीकत है, फैक्ट है। और जब तक इस तरह यूनिटी न हो, इतिहाद न हो, तो आप जितना लड़े जो भी करे तो उसके नतायज जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह नहीं निकलेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ तो ये बताइए कि अभी ये जो बलूचिस्तान वाला मामला है, यहाँ पे डायलॉग की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत है, या फिर आप समझते हैं कि डायलॉग कम ऑपरेशन की ज़रूरत है? नहीं, मतलब ये बात ये बदकिस्मती है। ये प्योरली इस तरह बात भी नहीं है, ये महरूमी वाला चाहता भी नहीं है कि लोग एहसासी महरूमी से और वही के उनकी ये नहीं हो रहा है, वही नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये लोग निकले। इसमें बाद चीजों में आप देख ले तो इसमें तो बाहर से जो पाकिस्तान के दुश्मन है वही लोग इन्वॉल्व है, वही एलिमेंट्स इंडिया से, अफगानिस्तान से, दूसरे जगहों से वही लोग इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बहुत दूर दूर से जा रहे हैं और वही फंडिंग भी कर रहे हैं, लोगों को पैसे भी दे रहे हैं। और उनकी 1 पॉइंट उसकी अगर एक की आप हिस्ट्री देके, तारीख देके, तो ये नहीं है कि कोई आम लोग निकले और उनकी एहसास महरूमी है उसके लिए निकले, वही किसी की एजेंडे पर चल रहा है। और वही ये मैसेज जो आप कहते हैं कि हम सीपेक का प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे, माइनिंग नहीं होने देंगे, फ्ला नहीं होने देंगे, सारे आप कहते हैं मेरे हल्के के तो लोग वही सारी मजदूरी करते हैं कोल माइंस में, और कई की रोजाना उन पर हमले किए जाते हैं कि आप बंद करें, ये काम न करें। दूसरी चीज तो ये तो एक और मुल्क दुश्मनी वाला एलिमेंट है। तो इसमें भी हमें जो मुहब्बे वतन लोग हैं और जो यहाँ सियासत करते हैं, जो भी करते हैं, तो उनको एक दूसरे पर ये नहीं, इस चीज को सबको मुस्तरद कर लेना चाहिए, सबको रिजेक्ट कर लेना चाहिए। वो एक दूसरा पहलू है। आप देख ले, ये नहीं है कि वही साज महरूमी है, उनको हक नहीं मिल रहा है और इसलिए लोग निकल आए, इसलिए नहीं, वो एंटी पाकिस्तान निकल आए। वो बाहर से उनको सब कुछ मिल रहा है और उसका ये है कि पाकिस्तान कमजोर से कमजोर तर किया जाए, उसके मंसूबे भी रोक दिए जाए। जो बलूचिस्तान के लिए हो रहा है वो तो सोच से बाहर है। इंशाअल्लाह ताला 5-6 साल बाद अमन रही, पीस रही, तो ये बलूचिस्तान नहीं होगा, वो एक इनकलाब आएगा, रिवोल्यूशन आएगा। उनके अपने रिसोर्सेज से, उनके अपने मदनियात से, उनके अपने उन चीजों से जो उनके पहाड़ों में छुपे हुए और इस तरह पड़े हुए, तो वही चीजें लोगों से बर्दाश्त की नहीं है। तो इसके लिए भी हम सबको सियासत अपनी अपनी जगह करें, मगर इस चीज में अगर कोई इसी तरह एलिमेंट्स है तो उनको हमें किसी को सपोर्ट नहीं कर लेना चाहिए, उनके हक में बयानात नहीं देने चाहिए, उनके हक में सोशल मीडिया पर कैंपेन नहीं चलाना चाहिए। ये असल बात है। अच्छा अमीर मकाम साहब, जब हम अफ़गानिस्तान के बारे में बातें करते हैं, माजी की पॉलिसीज़ को अगर रिविज़िट करने की बात करते हैं, एक तो वो है जो 4 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एक वो है जो तालिबान के ओवरटेक करने के बाद पाकिस्तान में आए इस गरज से कि यहाँ से वो अमेरिका में जाएंगे। यहाँ पे वो मौजूद थे कि अमेरिका जो है उनके लिए दरवाजे खोलेगा। अब उधर इमिग्रेशन पॉलिसी की एक नई आ गई पॉलिसी,
और उसने क्या किया कि उन पे दरवाजे बंद कर दिए। अब वो जो 20,000 इधर बैठा हुआ है, हम उसको कैसे टैकल करेंगे, उनकी वापसी के हवाले से क्या इकदाम करेंगे? ये बिल्कुल आपने, चूंकि ये मेरा मिनिस्ट्री भी है और हम इसको देख रहे हैं अफगान रिफ्यूजीज को, मेरी जिम्मेदारी में भी है और ये मीटिंग वगैरह हम लेते हैं। वाकई ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मतलब एक तो पहले से जो लाखों की तादाद में, और ये 20,000 नहीं है, ये तो 4 लाख से भी ज्यादा है। 4 लाख से भी ज्यादा फिगर है जो बैरूनी दुनिया ने, इंटरनेशनल दुनिया ने कमिट किया हुआ है, और वही लोग उनको ला के पाकिस्तान की। ये तो आप इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद में भी 1,60,000 70,000 और दूसरे जगहों में भी कि आपको बाहर लेके जाएंगे। तो बदकिस्मती से वही से हम पर तो बैरूनी दुनिया प्रेशर डाल रहा है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सारे हमारे साथ एम्बेसडर उनके मिल रहे डेली के बुनियाद पर। आज भी एक आया था मेरे साथ, वो मिला, तो मैंने कहा आप लोग ऑस्ट्रेलिया का आज आया था हाई कमिश्नर, तो मैंने कहा जो आपने कमिट किया हुआ है, आपने जो वादे किए हुए हैं कि ये जो रिफ्यूजीज का बर्डन है ये तो पूरी दुनिया को लेना चाहिए, और आपने जो वादे किए आज तक जो आपकी स्पीड है वो तो आप 10 साल और में भी लेके नहीं जा सकते। और दरमियान में जो ट्रंप आया उसने तो बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि हम एक को भी आने नहीं देंगे। तो ये इंटरनेशनल वही दुनिया को सोच लेना चाहिए और किसी ये बर्डन सारा पाकिस्तान पर ट्रांसफर नहीं कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर मकाम साहब इस हवाले से। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। में बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।